सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, दैट इज फ्रॉम 20th of October to 26th of October. So moving on to the first news, that is उड़ान स्कीम completed 9 years. So उड़ान स्कीम जो है, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, which was launched on 21st of October 2016. It was launched by Ministry of Civil Aviation. ओके, तो ये जो है ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप का क्या मतलब होता है बच्चे? फ्लैगशिप का मतलब होता है दैट इज जब कोई ऐसा स्कीम हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, हाई प्रायोरिटी की हो गवर्नमेंट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका एम क्या था, क्यों लाई गई थी? तो गवर्नमेंट ने इसको लाया था टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल, यानी कि जो भी छोटे छोटे प्लस जो एयरपोर्ट्स हैं उनको एक तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी देना, और सेकंड टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल, यानी हर कोई जो है, एक आम आदमी जो है, किसका आम आदमी जो है, मतलब एक नॉर्मल बंदा जो है वो आराम से क्या कर सके? एयर से ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इस उड़ान स्कीम के कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए? 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए, एंड 1.56 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं उनको इससे क्या हुआ है? बेनिफिट हुआ है। अच्छा, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहली फ्लाइट जो है वो इस स्कीम के अंडर कौन सी उड़ी थी? तो 2017 में शिमला से दिल्ली की जो थी पहली फ्लाइट जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ओके। अब इसकी जो नोडल एजेंसी है, मतलब कौन इसको सारा देखरेख कर रहा है, कौन इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर कर रहा है, तो वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, और ये टारगेट है गवर्नमेंट का कि जो 2027 है, यानी कि इस स्कीम को 2027 अप्रैल तक कनेक्ट करेंगे थ्रू हिली, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और बाय 2047 तक 300 रीजनल एयरपोर्ट्स जो है उनको क्या करेंगे? फंक्शनल कर देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप ये स्कीम पढ़ा रहे हो, तो ये स्कीम कैसे इंपॉर्टेंट है? उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बताया है कि हर वो स्कीम जो आपकी न्यूज़ में आ जाती है वो क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो करंट स्कीम्स है जो इस ईयर में लॉन्च हुई है वो तो इंपॉर्टेंट है ही आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जब कोई स्कीम वाली न्यूज़ आती है तो हमें मेनली क्या क्या पढ़ना होता है? कब लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म वाली है तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब जैसे फ्लाइट वाला हो गया, तो मैंने जो ये रेड से मार्क करा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर 2020-25 मीटिंग की क्या हाईलाइट्स हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ ये जो न्यूज़ है ये है ऑब्वियसली 1 अक्टूबर को हुई थी मीटिंग, उसी के ही सारे हाईलाइट्स मैं बता रही हूँ। ये मुझसे किसी रीज़न की वजह से रह गई थी, तो आई थॉट ऑफ कवरिंग इट अप हियर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर वेडनेसडे को जो है आरबीआई की मीटिंग हुई थी। 4th बाय मंथली मीटिंग हुई थी एमपीसी की। ठीक है, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के लिए। हमारे आरबीआई गवर्नर कौन से नंबर के हैं संजय मल्होत्रा? 26th नंबर के हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1 to 5 आप देख रहे हो, आपको पता है हमारी बाई मंथली पॉलिसी है। बाई मंथली मतलब 2 मंथ में एक बार होती है। ठीक है, तो अगर 2 मंथ में एक बार होती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो स्टार्ट करो आप अप्रैल से। तो पहले कब होएगी? अप्रैल में। अप्रैल के बाद मई को हटा दो, देन जून। अच्छा, अप्रैल से क्यों स्टार्ट किया पता है ना? फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, फिर मई हटा दो, जून, जून के बाद जुलाई हटा दो, फिर वी हैव अगस्त, एंड देन अगस्त के बाद वी हैव अगस्त के बाद सितंबर हटा दो, और फिर वी हैव अक्टूबर। ठीक है, देन अक्टूबर के बाद वी हैव नवंबर हटा दो, एंड देन वी हैव दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी हटा दो, एंड वी हैव इट इन फेब्रुअरी। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पूरे साल में 6 बार जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स होती है टू डिसाइड कि हमारा इन्फ्लेशन रेट हमें क्या रखना है। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करते हैं? 6 मेंबर कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं एमपीसी के हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से होते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं कई बार आपको ये मीटिंग्स वाला करवा चुकी हूँ, तो आपको बताना है कौन से 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, और इनका टेन्योर कितना होता है, कितने सालों के लिए हम इनको अपॉइंट करते हैं, ये भी आपको बताना है। क्या हम इनको 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हैं? सो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसका आंसर करेंगे तो इट इज़ लाइक राइटिंग समथिंग, है ना? आपकी मेमोरी में वो चीज़ चली जाती है। तो जितना हो सके कमेंट्स में लिखने की कोशिश किया करें आंसर को।
ठीक है बच्चे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बोलती हूँ। ओके, और इस बार जो है रेपो रेट को इन्होंने अनचेंज रखा है 5.50, और स्टैंड कैसा रखा है, न्यूट्रल स्टैंड रखा है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट कितना बोला है, 6.8% रहेगा, पहले 6.9% बोला था। आरबीआई ने जो है सीपीआई का फोरकास्ट जो है, यानी हमारी इन्फ्लेशन है, उसका टारगेट भी बोला है कि कम होगा, यानी 3.1% की बजाय बोला है 2.6% रहेगी इन्फ्लेशन। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है पहले 0.9% जो था पिछले साल, वो अब घटकर हो जाएगा 0.2%। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट और ये फिर भी पूछ सकते हैं, बट मेन है जो आपके की पॉलिसी रेट्स होते हैं, जो मैंने इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। रेपो रेट 5.5, ठीक है, उसके बाद जो है आपका एसडीएफ होता है, दैट इज 5 जस्ट वेट अ सेकेंड। तो आपका जो रेपो रेट है वो है बच्चे 5.50, तो रेपो रेट से 0.25% जो होता है जनरली हमारा हमने देखा गया है, वो उससे ज़्यादा होता है, दैट इज एमएसएफ या फिर बैंक रेट, दोनों ही सेम ही चल रहे हैं आजकल। ठीक है, वो उससे 0.25 ज़्यादा है, यानी कि 5.50 में 0.25 ऐड करोगे तो 5.75, और इसी से 5.25 माइनस कर दोगे, यानी कि 5.25 है आपका बैंक रेट, ओ सॉरी एसडीएफ। ठीक है, और एसएलआर है 18, सीआरआर है 3%। ठीक है, तो ये सारे आपको जो पॉलिसी रेट्स हैं वो याद रखने हैं। आई होप इनके मतलब आपको पता होगा, मैं मीनिंग्स में नहीं जा रही वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग कि मैम हमें इसके मीनिंग्स भी आप समझा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, देन जीडीपी जो है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स है। तो Q1 में 7.8, देन 6.4, 6.7 एंड Q4 के लिए 6.6, ये 25-26 का है, और 2026-27 में एक्सपेक्टेड है कि 6.6% होगी जीडीपी, एज्यूमिंग कि स्टेबल अगर हमारी कंडीशंस रही तो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये क्या है, इसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ग्लोबल एजेंसीज जो है, जैसे आईएमएफ है, फिच है, एसएनपी है, इन सब ने कुछ फोरकास्ट दिए थे कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 26-27 क्या फोरकास्ट हो सकते हैं, वो सब उन्होंने दिए हुए हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट मैंने लिख दिया, कई बार पूछ लेते हैं आपके पेपर्स में, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि आई नो इतने सारे नंबर्स याद रखना इज नॉट अ इजी टास्क, तो इसलिए कह रही हूँ एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और हम जो है, इन्होंने ये एमपीसी पॉलिसी में बताया दैट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिडेंट ऑफ द प्राइवेट रेमिटेंस। ठीक है, हमारे को कितना रेमिटेंस मिला है इस बार, $33.3 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है और हमारे को रेमिटेंसेस जो बेटर मिले हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो डॉलर्स आए हैं उनका फ्लो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो दिस अबाउट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये की पॉलिसी रेट्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, दैट इज कि ये 3 मेंबर्स कौन है आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी टू अटेंड मलेशियाज आसियान समिट वर्चुअली। आसियान आपने टर्म सुना होगा, आसियान की समिट होने वाली है, जिसको मोदी जी वहाँ नहीं जाएंगे, वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। उनकी जगह पर कौन जाएगा, एस जयशंकर जी हैं, वो जाने वाले हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे मोदी जी को। ठीक है, और ये जो आसियान की समिट है, कौन सा एडिशन है, 47th एडिशन है, जो कहाँ पर हो रहा है, कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके, अब पूछ सकते हैं, आपको पता होगा, आप रीजंस पढ़ रहे होंगे, तो क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो भी आने वाले हैं, दैट्स व्हाई मोदी जी इज नॉट गोइंग देयर। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, पीएम मोदी विल नॉट ट्रैवल टू मलेशिया टू अटेंड द इंडियन आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट, जो है इसको भी अटेंड नहीं करेंगे, जो इसी के साथ होने वाली थी, और वर्चुअली अटेंड करेंगे रादर इसको, और उनके बिहाफ पर जो एक्सटर्नल, तो आसियान की जो समिट है वो 47th नंबर की है, जबकि ईस्ट एशिया जो समिट है, EAS जिसको हम बोलते हैं, वो 20th नंबर की है। ठीक है, तो आपको दोनों के एडिशंस भी याद रखने हैं कि कौन सा एडिशन है। फॉर योर रेफरेंस मैंने नीचे मेंशन कर दिया है दैट 45th एडिशन जो हुआ था वो 2024 में वियतनाम के लाओस में हुआ था। 46 और 47 दोनों ही हमारे 2025 में हुए हैं, मई और अक्टूबर में, कुआलालंपुर मलेशिया में। देन 48 एंड 49 फिलीपींस में होंगे 2026 में। आई होप आगे और पीछे वाले दोनों आपको याद रह जाएंगे। याद रखना कि इससे पहले जो एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ है, और इसके बाद जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, ओके,
सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कि आसियान है क्या, उसके स्टैटिक फैक्ट्स। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, ठीक है। अब साउथ ईस्ट कंट्रीज, अगर आपको मैप आता है तो वेल एंड गुड, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। यू डोंट नीड एनी ट्रिक टू लर्न दिस मेंबर कंट्रीज। मुझे मैप आता है इसलिए मुझे ये सारी याद है। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मैप के थ्रू वर्चुअली इसको याद रखो, बिकॉज ट्रिक्स बनाकर आप कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे और किस किस चीज़ के लिए ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, वी हैव म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, then we have Laos, Vietnam, Malaysia, then we have Indonesia, then Philippines, ओके अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो ये सिंगापुर है एंड दिस इज ब्रुनेई, ठीक है। तो ये सारे नेशंस हैं और जो नया मेंबर जुड़ा है इसमें दैट इज तिमोर लेस्टे, ठीक है। ये बिल्कुल नया मेंबर है। मेक श्योर टू रिमेंबर दैट, पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा एसोसिएशन है या कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, तो आपको याद रखना है आसियान का जो है इंडिया मेंबर नहीं है। इसी की ही एक और जो एक ऑर्गेनाइजेशन था RCEP, मतलब है दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक एग्रीमेंट था जो 10 आसियान मेंबर्स हैं, प्लस इसमें कुछ कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी पार्ट होता था, ठीक है। फिर इंडिया यहाँ से बाहर हो गया था, तो आपको याद होना चाहिए, यानी 15 मेंबर्स थे इसमें जिसमें इंडिया पहले पार्ट होता था। आफ्टर दैट इंडिया ने यहाँ से बाहर हो गया था, इंडिया इज नॉट अ पार्ट नाउ। तो आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो कि आसियान से रिलेटेड था और इंडिया उसका पार्ट था, बट अब इंडिया उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू कब बना था ये, 8 अगस्त 1967। इसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता की इंडोनेशिया में है, ठीक है। और होस्टेड बाय, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, 48 और 49 वाला कौन होस्ट कर रहा है, फिलीपींस होस्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द कोर सेक्टर ग्रोथ स्लिप्स टू 3-month लो ऑफ 3% एज एनर्जी आउटपुट फेल, ठीक है। तो इसका डाटा जो है, कोर सेक्टर का जो डाटा है वो DPIT कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज करती है, जबकि जो हमारा कोर सेक्टर किसका पार्ट है, हमारे IIP का, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको कौन रिलीज करता है, NSO MOSPI, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। कोर सेक्टर का जो डाटा है वो, क्योंकि कोर सेक्टर में हम किसकी बात करते हैं, हम 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो दैट्स वाई कोर इंडस्ट्रीज में जो है वो उसका डाटा कौन रिलीज कर रहा है, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और इसका NSO MOSPI, याद रखना, ठीक है। अगस्त में 6.5% थी ग्रोथ, जो कि अब 3% हो चुकी है, विच इज 3-month लो। मैंने आपको कई बार बताया, ये डाटाज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, मैंने कई बार आपको ट्रिक से याद करवाई है, दैट इज फर्न्स, C-Cube, ठीक है। तो F फॉर फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिक, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, स्टील, देन वी हैव क्रूड कोल एंड सीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे 8 जो हैं प्रोडक्ट्स हैं या 8 कोर सेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को मेजर करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इम्प्लीमेंट PM जनमन स्कीम। तो जो PM जनमन स्कीम है, इसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और यू कैन से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो है उसको एक अवार्ड दिया गया है बाय हमारी जो मैडम प्रेसिडेंट है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी एट न्यू दिल्ली विज्ञान भवन, ठीक है। अब अगेन एक स्कीम आ गई, जैसे मैंने बोला कोई भी स्कीम आ जाती है न्यूज में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज PM जनमन स्कीम। तो PM जनमन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PM मतलब प्रधानमंत्री, जैसे जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि नाम से समझ में आ रही है, ऐसी जनजातियां जो कि ट्राइबल, जब बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके विकास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था इन 2023 और इसका एम क्या था कि जो भी बेसिक एमेनिटीज होती हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो है, और जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हम बोलते हैं PVTG क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि एक तो होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, जो ट्राइब्स होते हैं, जनजाति होती
व्यक्ति हैं जो अलग अलग एरियाज में रहते हैं, उनमें भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर बेसिक एमिनिटीज देना, प्लस उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेटर करना। ठीक है, विद इन 3 years ये उन्होंने टारगेट रखा था। इसमें इन्होंने 75 ऐसे पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई किया जो कि डिफरेंट 18 स्टेट्स और यूटीज में हैं, और उनकी जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री, इसको अवार्ड दिया गया है बाय द्रौपदी मुर्मू। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो मैंने जितना था उतना आपको बता दिया अबाउट द स्कीम। मूविंग ऑन टू देन वी हैव यूएन डे। यूनाइटेड नेशन जो है आपको पता होगा 24 अक्टूबर को यूएन डे होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ टेकिंग इट अप। तो बात करते हैं पहले यूएन बना कैसे या उसका बैकग्राउंड क्या। तो आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1990। ठीक है, जिसका मेन काम था वर्ल्ड में पीस लाना। लेकिन आप जैसे ही देखते हैं आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी वर्ल्ड वॉर 2। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चे, तो क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन को बनाया पीस लाने के लिए, बट वो पीस मेंटेन नहीं कर पाए, राइट। तो उन्होंने फेल कर मतलब नहीं हो पाया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और जो कि बेटर होनी चाहिए, जो इस काम को कर सके, पीस को ला सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, यूएन को बनाया, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में बनी थी इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, ओके, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका चार्टर साइन हुआ था। ठीक है, और उस दिन को ही हम किस डे से मनाते हैं, यूएन डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 24 को उसका चार्टर साइन हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे से सेलिब्रेट करने लग गए। नाउ यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इसके करंटली जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो बहुत बार इनका नाम आता है। ठीक है, और ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, 9th नंबर के हैं, और इनको जो गद्दी संभाल रहे हैं अपनी, ये 1 जनवरी 2017 से संभाल रहे हैं। इसमें मेंबर स्टेट्स जब यूएन बना था तब 51 थे, अब आज बढ़ते 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 आप ये हो गए हैं 193। ठीक है, और इसका लास्ट मेंबर जो है, या हम ये भी कह सकते हैं लेटेस्ट मेंबर जो है वो है साउथ सूडान, यानी 193rd मेंबर जो है वो है साउथ सूडान। ठीक है, इसके सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, जनरल त्रिगली। ठीक है, जो कि नॉर्वे से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करंट वाले याद रखेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसके बेस पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। फर्स्ट इज अरेबिक, सेकंड चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज यूएन के ऑर्गन्स कौन कौन से, यानी कि यूएन की मेन बॉडीज कौन सी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। ठीक है, ये 6 मेन बॉडीज है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इन सबका रोल क्या होता है। बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे कि जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली का काम क्या है, कोई भी अगर इंटरनेशनल इशू है, पीस से, डेवलपमेंट से, कॉपरेशन से रिलेटेड है, तो उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होती है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, इश्यूज को डिस्कस करते हैं। वैसे ही ये लोग जो है, ये आप कह सकते हैं ये यूएन का पार्लियामेंट है, जहाँ पर कोई भी मुद्दा होता है उसको डिस्कस किया जाता है, और हर मेंबर का अपना अपना एक वोट होता है। ठीक है, देन वी हैव सिक्योरिटी काउंसिल। नाम से समझ में आ रहा है, पीस और सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और अगर किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाने की जरूरत है तो सैंक्शंस भी लगाना किसका काम है, यूएन का। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस लाना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। ठीक है, और जितनी भी एजेंसीज है, जैसे WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इन सबका कोऑर्डिनेट करना, ये सब किसका काम है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का। देन वी हैव ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा कोर्ट है जहां पर जस्टिस मिलता है, यानी कोई भी अगर आपका लीगल डिस्प्यूट है, कोई 2 कंट्रीज के बीच में मान लीजिए कोई लीगल डिस्प्यूट है, तो कहां पर आके सॉल्व होगा, ICJ में। और ये याद रखना, जो ICJ है ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग में है। नहीं तो ये बाकी जितने भी आपके हमने बात की है ऑर्गन्स, इन सबका हेडक्वार्टर हमारा यूएन
इन सब का हेडक्वार्टर प्लस यूएन का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, यूएसए में। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं आउट ऑफ ऑल 6 में से कौन सा ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर अलग है, तो वो है आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज है, यानी कि बेसिकली जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनका जो ओके जो ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात कर रहे हैं, इनका काम है जो भी हमारी ट्रस्ट टेरिटरीज थी उनकी देखभाल करना। अब इसका क्या मतलब है, ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होती हैं? ट्रस्ट टेरिटरीज का बच्चे मतलब होता है दैट ऐसे देश कह सकते हैं, ऐसे प्लेसेस कह सकते हैं जो कि किसके अंडर थी, जो किसी ना किसी की टेरिटरी है, ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंस दिलवाने में इनका जो मेन रोल होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कैमरून है, एक कंट्री का नाम है, आपने सुना होगा कैमरून, ठीक है। ये पहले जो है किसकी टेरिटरी थी, और यू कैन से किसके अंडर था ये, तो ये फ्रांस और यूके की टेरिटरी थी। फिर इसको इंडिपेंडेंट करवाया गया, यानी इनको अलग करवाया गया, इनको एक अपनी इंडिपेंडेंट पहचान दिलवाई गई, ठीक है। और अब ये कंट्री कैमरून के नाम से जानते हैं हम इसको। टोगोलैंड है जो कि फ्रांस की टेरिटरी थी, अब उसको हम टोगो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज को क्या करा है, आज़ादी दिलवाई है। कहाँ से, जो कि कॉलोनीज बनी हुई है किसी ना किसी कंट्री के, उनको इंडिपेंडेंस दिलवाना और वो ढंग से रूल कर सके, उनके लोगों को उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो सके, ये सब करना किसका काम है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का क्या मतलब होता है, सेक्रेटरीट का मतलब होता है कि हमारे जितने भी डे टू डे वर्क, हमारे नहीं यूएन के जितने भी डे टू डे ऑपरेशन हैं, उन सबको सपोर्ट करना, उन सबको इम्प्लीमेंट करवाना, वो किसका काम है, सेक्रेटरीट का। और इसी को लेड करते हैं कौन, सेक्रेटरी जनरल, जो मैंने आपको बताया एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। तो ये इसको कौन हेड करते हैं, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, ये अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, क्योंकि अब मोस्टली वी हैव कंट्रीज जो कि फ्री हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं बची हैं जो किसी ना किसी की कॉलोनी हो, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा रोल अब इस वाले पोर्शन का नहीं है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, आईसीजे का और ट्रस्टीशिप काउंसिल का। तो ये थी आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ डू राइट आंसर्स। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपके ही बेनिफिट के लिए है, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।